एंड एक है यूट्रोफिक लेक। ठीक है, तो ओलिगोट्रॉफिक लेक होगी, फ्रेश वाटर लेक होगी, और जो आपका इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। ठीक है जी, न्यूट्रिएंट्स कम है तो लेक की प्रोडक्टिविटी कैसी होगी? कम। तो इस लेक की लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, क्यों? क्योंकि यहां पे न्यूट्रिएंट्स आर हाई। यूट्रोफिक लेक को मैं ये नहीं कह सकता कि ये पोल्यूटेड है, यूट्रोफिक तक ठीक है, लेकिन जब लेक में सेडिमेंट्स और ज्यादा हो जाएंगे, यूट्रोफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक सोचो ना कि मान लो इसमें बिल्कुल ही लेस सेडिमेंट है, इसमें नॉर्मल सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, हालांकि इसमें आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। यहां पे डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन जब इस लेक में अनकंट्रोल तरीके से न्यूट्रिएंट्स आते रहेंगे तो एक टाइम आएगा पूरी की पूरी लेक ही ऊपर से हरी हो जाएगी, या पूरी की पूरी लेक में ही आपको प्लांट्स उगे हुए दिखेंगे। वो होता है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जहां पे लेक में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। समझ आया? ओलिगोट्रॉफिक यूट्रोफिक अगर समझ नहीं आया तो पूछ ले एक बार। डिजोल्व ऑक्सीजन वाला, अब इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा होंगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो थोड़ी कम होती है इसमें, और इसमें प्रोडक्टिविटी कम है, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी की ज्यादा है। क्योंकि जो प्लांट्स हैं, अगर मान लो ना, देखो इस लेक में क्या होगा, इस लेक में बता देता हूँ, जैसे इस लेक में प्लांट्स आ जाएंगे, अब जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं ना उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जब वो लेंगे तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। यहाँ पे प्लांट्स नहीं है, डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल हाई है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एस्चुरी। क्या होती है एस्चुरी? नर्मदा नदी पर आती है बस। अच्छा ठीक है, मेरे को दो चीजों में डिफरेंस बताना। पेपर में आ गया, मान लो आपको मेंस में GS1 में, कि डिफरेंशिएट बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा। सर माउथ जो होता है उसका वो डेल्टा में बड़ा ज्यादा वाइड होता है, मतलब और एक्चुअली तो एक्चुअली मतलब डेल्टा में नदियां होती है, डेल्टा में बड़ा होता है और जो एक्चुअली उसमें छोटा होता है। एक कहता माउथ होता है, कहता बड़ा होता है, छोटा होता है, वो ठीक है, बनती कैसे है? बेसिक बेसिक चीज, कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को। ठीक है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन बहुत हाई होगा। क्यों हाई होगा? या तो यहां पे ओशन करंट वीक है, या यहां पे टाइडल एक्टिविटी वीक है। एस्चुरी में क्या होता है कि जो रिवर, या दूसरा जो आपका ओशन का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो शैलो है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जानते हैं ना आप, तो वो शैलो है। तो ये जो रिवर जितना भी आपका इरोजन के थ्रू जितने भी सेडिमेंट्स लेके जाएगी वो वहां पे डिपॉजिट करती रहेगी, डेल्टा बन जाएगा। ठीक है, लार्ज होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। एस्चुरी में क्या होता है कि यहां पे एक तो रिवर सेडिमेंटेशन कम लेके जाती है। अब गंगा पूरे एलुवियल प्लेन हिमालय से होकर बहती है, बहुत सेडिमेंट लेके जाती है। जो आपकी नर्मदा है वो आपकी हार्ड रॉक से बहती है, विंध्या सतपुरा, उतना सेडिमेंट उसका लोड नहीं होता। दूसरा, वहां पे जो आपका ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दैट इज डीप, जमा भी नहीं कर पाती। एट द सेम टाइम ओशन करंट स्ट्रांग होता है, वो सेडिमेंट्स को एक जगह सेटल ही नहीं होने देता है, पूरे के पूरे ओशन फ्लोर में बिछा देता है। तो डेल्टा और एस्चुरी बनाती दोनों रिवर ही है, बस अंतर क्या आ जाता है? ये अंतर आ जाता है। ठीक है,
एस्चुरी मीन्स जहां पे आपकी रिवर का जो माउथ है वो ओशियन के साथ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे डेल्टा बन नहीं पाया, या तो डेल्टा बन जाता, डेल्टा बन नहीं पाया, तो जहां पे रिवर और ओशन मिलेंगे दैट इज योर एस्चुरी। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है इस एरिया की, सबसे ज्यादा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से ज्यादा, कोरल रीफ से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है एस्चुरियन इकोसिस्टम, याद रखना। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एस्चुरियन, फिर आता है वेटलैंड, फिर आता है कोरल रीफ्स, फिर आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओशियन सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। समझ आया? एस्चुरी में क्या हो रहा है ना कि देखो, बता रहा हूं, जितने भी आपके सी ग्रासीज हैं ये सारे मिलते हैं एस्चुरियन रीजन में। सुनना भी, ये क्या है, एक तो ये क्या बना रहा है, इकोटोन बिटवीन फ्रेश वाटर सिस्टम एंड सेलिन वाटर सिस्टम। अब यहां पे दोनों टाइप की स्पीसीज मिलेंगी, फ्रेश वाटर वाली भी, सेलिन वाटर वाली भी, और यहां पे जो प्लांट स्पीसीज हैं वो भी दोनों की मिलेगी। इवन की जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं दोज आर आल्सो लाइज इन द एस्चुरियन रीजन, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी मतलब यहां पे जितना प्रोडक्टिविटी, हम कैसे, जितना भी बायोमास जनरेट हो रहा है एस्चुरी में सबसे ज्यादा जनरेट होता है, देन आपका वेटलैंड, देन आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इसका मैं पूरा का पूरा टेबल बता दूंगा, अभी बस आप एस्चुरी और डेल्टा का डिफरेंस समझो। प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछ सकता है, एचएस तो नहीं पूछेगा ऐसे, पर मेंस में वो पूछेगा कि कंपेयर बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन एस्चुरी एंड डेल्टा। फिर आपको और भी सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, कैसे कैसे कौन कौन सी रिवर बना रही है, कौन कौन सी नहीं बना रही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मैंग्रोव्स, बड़ा नाम सुना है इनका। क्या है मैंग्रोव्स? हाँ जी, ट्रीज होते हैं, सबसे पहली चीज हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट्स मतलब कि सॉल्ट टॉलरेंट, सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हेलोफाइट है, ट्रीज है, और बताओ क्या है? 10 से 20 मीटर इकोटोन मिलते, ठीक है, 10 से 20 मीटर के होते हैं। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और है इंडिया में इधर हो गए, इंडोनेशिया में उधर हो गए, वर्ल्ड में मैं ये नहीं जानना चाह रहा, मेरे को ये बताओ कि एक नॉर्मल ट्री जो कि ब्रैकिश वाटर में या सैलाइन वाटर में सरवाइव नहीं कर सकता, मैंग्रोव ने ऐसे क्या क्या एडाप्टेशन किए जिस वजह से वो वाटर लॉक्ड कंडीशन और खारे पानी में जिंदा रह सकता है, ये है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स और एक हो गया न्यूमेटोफोर, फिर आपका पहले लिखता चलता हूं मैं, सॉल्ट secreting glands, third is your prop roots, fourth is your stilt roots, fifth is your viviparity। पेपर में आया तो आपने ये लिखना है, और इनकी जो अगर पेपर में पूछेगा कि मैंग्रोव कैसे सरवाइव कर लेते हैं, ये 5 फीचर वहां पे लिखी होंगी, एक एक को बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप में से क्या क्या चीजें आती हैं आपको इनमें से? कोई भी नहीं? न्यूमेटोफोर्स क्या होता है पहले बताते हैं, एक एक चीज देखते हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं?
नुमेटोफोर्स होता है कि ऐसे जमीन है, ये पेड़ है, इनकी ऐसे ऐसे जड़ें निकली होती हैं। फोटो दिखाता हूं, फोटो से आपको ज्यादा क्लियर होगा। अबे नुमेटोफोर्स को तो याद रखना है मेंस के लिए भी। ये होते हैं नुमेटोफोर्स। इसमें क्या होता है ना कि अब पेड़ को ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, ठीक है। कैसे लेगा ये जो ग्लैंड्स होते हैं, जो नुमेटोफोर जड़ें होती हैं, ये मेनली एयर से ऑक्सीजन को डायरेक्ट इनटेक कर लेती हैं, क्योंकि वहां पे वाटर लॉक कंडीशन है। तो ये एयर से और वाटर इसको ऑक्सीजन को अपटेक कर लेते हैं। दूसरा ये क्या काम करते हैं कि एयर में जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर, दैट इज फ्रेश वाटर, ये थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी इस तरीके से ले लेते हैं। जमीन में तो खारा पानी है, फ्रेश वाटर चाहिए, तो ये एयर से एक तो मॉइस्चर ले लेते हैं, दूसरा ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो निमेटोफोर्स ये होती हैं, जहां पे भी आपको मैंग्रोव दिखेगा इस तरीके की जड़ें दिखेंगी, दीज आर निमेटोफोर्स। ब्लाइंड रूट्स कहते हैं इनको, ठीक है। लिख लीजिए पहले निमेटोफोर, ब्लाइंड रूट्स। इसमें लिखिए ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपटेक लिख लो, ऑक्सीजन डिफ्यूज करती है, प्लांट में ट्रांसफर होती है, ये मत लिखो, ऑक्सीजन अपटेक, ठीक है। अपटेक, अपटेक, ये निमेटोफोर आता कहां से, ऐसे आता है जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ जा रही है नीचे से ऊपर को, इसने निमेटोफोर्स निकाले हुए हैं, ठीक है। दूसरी आती है आपकी प्रॉप रूट्स। जो देखा, दो चीजें हैं, एक है स्टिल्ट रूट और दूसरी है प्रॉप रूट। मकई उगाई है घर पे किसी ने? मकई जब बड़ी होने लगती है तो तने से जड़ें निकलती हैं, दोज आर योर स्टिल्ट रूट्स, जो कि स्टेम से निकलती हैं। बरगद का पेड़ देखा है, टहनियों से जड़ें निकलती हैं, दोज आर योर प्रॉप रूट्स, ठीक है। दीज आर योर प्रॉप रूट्स, जो कि आपके टहनी से निकल रही हैं, ठीक है। देन एक आती है आपकी स्टिल्ट रूट, ये दोनों होती हैं इसमें। लीव्स जो होती हैं, लीव्स में आपके सॉल्ट सेक्रीट करने वाले ग्लैंड होते हैं। मैंग्रोव की लीव्स को आप टच करोगे उसके ऊपर नमक होगा, क्योंकि प्लांट खुद सॉल्ट सेक्रीट करता है। एंड लास्ट इज वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना इसको, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बहुत सारे स्नेक्स में ऐसा होता है। वीवी पैरिटी क्या है कि मैंग्रोव जो है ना, वो अपने जो सीड्स होते हैं उनको डायरेक्ट नहीं फेंकता है। सीड पेड़ पे ही जर्मिनेट होंगे, पेड़ पे ही उनकी जड़ें आ जाएंगी, और जब वो मैच्योर होगा सीधा एज अ पेड़ नीचे गिरेगा, मतलब उतना बड़ा नहीं, छोटा सा। वीवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये है कि पहले से ही सीड वहीं पे जर्मिनेट हो गया, वहीं पे रूट सिस्टम डेवलप हो गया, क्योंकि नीचे सलाइन वाटर है, नीचे वाटर लॉक्ड है, सीड नीचे गिरेगा वो कभी उठ ही नहीं पाएगा, कभी वहां से ट्री निकल ही नहीं सकता। वीवी पेरिटी स्नेक्स में बहुत ज्यादा होती है। स्नेक्स में क्या होता है कि वो अंडे अपने अंदर ही फर्टिलाइज हो जाते हैं और सीधा यंग वंस बाहर निकलते हैं। जो आपके पाइथन एनाकोंडा होता है ना, एनाकोंडा वीवी पेरस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। वीवी पेरिटी में लिख लीजिए, where seeds germinate, where seeds germinate within the plant, within the plant, to overcome the problem of germination, to overcome the problem of germination in saline water या saline water। वीवी पैरिटी में, ये तो मैंने प्लांट के केस में बताया, मैं आपको वैसे भी इसका बता देता हूं।
viviparity is a reproduction strategy where embryos develop inside the parent's body, receiving nourishment and culminating in the birth of a live young one rather than laying eggs. ठीक है, एग्स ले करने से अच्छा है कि यंग वंस अंदर ही डेवलप हो जाते हैं। अब ये डिफरेंट है, क्योंकि जैसे ह्यूमंस बर्थ देते हैं ना, ह्यूमंस यंग वंस को बर्थ देते हैं, यहाँ पे ये एनिमल जो है इवोल्यूशन के हिसाब से एग्स देता है। बट विविपैरिटी में क्या हो गया है कि अब एग्स पेरेंट की बॉडी के अंदर ही खुल जा रहे हैं, वहीं पे यंग वन डेवलप हो रहे हैं और वो यंग होकर निकल रहे हैं। स्ट्रेटजी है इनकी सरवाइव करने की। देखो, की डिफरेंस कॉन्स्टार्ट विद ओविपैरिटी लेइंग एग, और यहां पे क्या हो रहा है कि एग हैच इनसाइड द मदर। मेनली ये इनमें किसमें यार, सांपों में ज्यादा होती है। फिशेस में है, इनमें है, नहीं नहीं, ठीक है। विविपैरिटी एक टर्म याद रख लेना, विविपैरिटी का मतलब है कि ओविपैरिटी से अलग है। ओविपैरिटी में जहां पे बर्ड्स एग्स दे रहे हैं, विविपैरिटी में हो रहा है कि जो एग है वो बर्ड के पेट के अंदर ही खुल जा रहा है, यंग वन वहीं पे डेवलप हो रहा है, सीधा यंग वन का बर्थ हो रहा है। मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लो इंडिया में, सबसे लार्जेस्ट निकले, लार्जेस्ट मैंग्रोव है सुंदरबन में, लार्जेस्ट मैंग्रोव सुंदरबन। सेकंड लार्जेस्ट भीतरकनिका, बढ़िया। और भीतरकनिका नेशनल पार्क है कहाँ? उड़ीसा। ठीक है जी, इंडिया के ऑलमोस्ट सारी ही कोस्ट लाइन पे मिलता है। इससे हमें एक चीज और स्पीसीज जो हमने लिंक करनी है मैंग्रोव से, दैट इज योर खराई कैमल। हैं जी, मैंग्रोव्स खाने के लिए आइलैंड टू आइलैंड जाता है और ही कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर्स। 2 कुबड़ नहीं होते इसमें, एक ही है। सबसे ज्यादा बड़ा बैक्टीरियन कैम्बल है वो, मंगोल वगैरह मिलते हैं 2 कुबड़ वाले। सबसे ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट सुंदरबन ही पूरे वर्ल्ड में। फॉरेस्ट, हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाँ सुंदरबन ही है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव मिलते हैं इंडोनेशिया। बोर्निया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, हाँ, क्योंकि वो आइलैंड्स ही वैसे है ना, ट्रॉपिकल एरियाज में है। खराई कैमल, ठीक है, मैंग्रोव्स खाता है और इसकी ये है कि कैन स्विम। ठीक है, क्या इसका डोमेस्टिकेशन हो रहा है? कौन कर रहे हैं? मालधारीज। तो इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड। यूपीएससी का 2017-18 क्वेश्चन है ये, खराई कैमल। इसके ऊपर वो भी तो बना है, स्टैंड अप कॉमेडियन ने बनाया है कि बोला मैं यूपीएससी जब दिया तब उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए कि कौन सा कैमल है जो तैर सकता है। ठीक है, मालधारी खराई कैमल। अब मैंग्रोव्स के कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक मिस्टी स्कीम लॉन्च करी हुई है। अभी 2 साल पुरानी है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिस्टी, एच नहीं है, मिस्टी, मिस्टी लिख लीजिए। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर shoreline habitat and tangible incomes। HS में आ सकते हैं इसके फुल फॉर्म, tangible incomes। लॉन्च्ड इन 2023। याद इसलिए भी रखनी है दूसरी, मैंग्रोव के नहीं,
हिमाचल में आपने देखा होगा स्कीमों को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाने के लिए बोलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने यूनियन बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो 2023 याद कर लेना कि 2023 में आई थी, ठीक है। लास्ट इज योर ब्लू कार्बन। क्या होता है ब्लू कार्बन? ओशन में जो स्टोर होता है कार्बन। इनकम्स ब्लू कार्बन is the carbon, blue carbon is the carbon captured, blue carbon is the carbon captured and stored by coastal and marine ecosystems, coastal and marine ecosystems। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट बताऊंगा। सबसे ज्यादा किसकी है? कौन बोला मैंग्रोव? मैं एश्योरी नहीं बताया अभी। एश्योरी की सबसे ज्यादा है। सेकंड स्वैम्स एंड मार्शीज, इसमें वेटलैंड्स भी आ जाते हैं आपके। थर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद ग्रासलैंड एंड ओपन ओशन। क्यों यार? है प्रोडक्टिविटी सबसे ऊपर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड की सबसे ज्यादा? नहीं, चेक कर लो एक बार यार ऑनलाइन। फिर भी एस्चुरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव जितना है, फिर भी एक बार चेक कर लो। अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। 1 मिनट में ब्रेक में मतलब हम करेंगे एचएस या यूपीएससी या कोई पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप खुद से तो आप करने नहीं वाले हैं, नहीं तो अभी तक आपको 10-10 साल के प्रिंट आउट निकाले थे। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? कौन कौन थे ऑप्शन में? ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स। उसमें किसकी सबसे ज्यादा? उसमें मैंग्रोव का ही आएगा, क्योंकि वेटलैंड मार्शेज इसमें ही तो आएगा मैंग्रोव भी आपका। आप ऐसे लिस्ट बना लो ना, क्रोनोलॉजिकली आ गया तो ऐसे करके लगा लेना कि हाईएस्ट टू लोएस्ट किसका है। किसमें? किसमें? कोरल में? अच्छा, गूगल आपका एश्योरीज है। अरे यार, ये जो है ना 2013 का क्वेश्चन है, यूपीएससी की फिर आती है साथ में ऑफिशियल की। क्या क्या देख लेता हूँ यार मैं। एश्योरीज ही है।
वो क्या बता रहा है? ठीक नहीं, देख लेना। मैंने क्या बताया था कि एस्चुरीज में मैंग्रोव्स ही ग्रो हो जाते हैं। अब वो किस डायमेंशन में ले रहा है उसको देखना, बट एस्चुरीज सबसे ज्यादा है और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज होइए आप। नेक्स्ट, ब्रेक लेते हैं फिर चलते हैं आगे। ऐश्वर्य आएगा, ऐश्वर्य मार देना, मैं मेरे पे ऊपर भरोसा कर लो, मार देना ऐश्वर्य, मैं बोल रहा ना आएगा, कोई नहीं। ऐश्वर्य और मैंग्रोव होगा तो ऐश्वर्य होगा, ऐश्वर्य नहीं है और ऑप्शन में मैंग्रोव है, तब तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन में आपको पता है मैंग्रोव, वेटलैंड, इनमें से जो होगा वो मारना है। रिजर्व नेशनल पार्क, आसाम। फर्स्ट इज नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम, नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम। कितने नेशनल पार्क है आसाम में? काजीरंगा, नामेरी, फिर मानस, 7। देहरी पटकारी, देहरी पूछा था, पटकारी पूछा है। ठीक है क्लियर। मानस और नामेरी, औरांग, औरांग का दूसरा नाम राजीव गांधी भी है, ठीक है। और डिब्रू साइकोवा, आर मॉन्क डीएसपी। ठीक है, इसमें अब एक चीज और ऐड हो गई है, 2025 में एक नेशनल पार्क नया है, RSJ। अब वो हो गया RSJ मॉन्क डीएसपी। ठीक है, सबके बता रहा हूं। आर से राइमोना, राइमोना नेशनल पार्क। SJ वाला जो नया है ये है सिखना ज्वालाओ या जो भी है, याद कर लेना इसको। ये पिछले साल ही ऐड हुआ है, मेरे को भी याद नहीं है इस वजह से। मानस, औरंग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा, एंड दिस इज देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सारे के सारे आपके, और ये जो लगा है ना, ये लगा है आपका वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ये ऐसे है, अगर वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ जाएंगे तब भी आप ऐसे ही याद रखना, RSJ मॉन्क डीएसपी। ठीक है, क्लियर है? सात ये हो गए, 9 हो गए थे हमारे अंडमान निकोबार के, 16। वेस्ट बंगाल के कितने थे? 6, 22। हिमाचल के 5, 27। एक वहां का 28। तो 28 तो अभी तक आप कंफर्टेबल हैं, 28। ठीक है, क्यों करने पड़ते हैं वो आपने देख ही लिया अभी। एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन, तो मतलब 4 क्वेश्चन ना 8 नंबर, कट ऑफ यहीं से डिसाइड हो जाती है थोड़ी सी। और ऐसा नहीं है हिमाचल में नहीं आ रही, हिमाचल में भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल पार्क। ठीक है जी, ये आपको ट्रिक याद हो गई। वेस्ट टू ईस्ट मॉन्क क्या होता है आपका? साधु। डीएसपी तो आपको पता ही है, जिसकी बनने की तैयारी कर रहे, RSJ, RSJ मॉन्क डीएसपी। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। अब देहरी पटकारी,
जो ये अमेज़न ऑफ ईस्ट भी है। हाँ, इसको अमेजोन ऑफ ईस्ट कहते हैं। ये तो मैं करवाऊंगा अभी एक एक नेशनल पार्क का। पहली हेडिंग दे लीजिए तो देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, इसमें लिखिए नोन एज अमेजोन ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहां पे क्या मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजोन ऑफ द ईस्ट। एशिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई, वो भी सी के अंदर मिलती है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी, ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ एशिया। दो तरीके से क्वेश्चन आता है कि एशिया की सबसे ओल्डेस्ट रिफाइनरी कौन सी है और डिगबोई ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, लास्ट इज हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाइट विंग्ड वुडहेड, वुड डक, जो कि आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज होगी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है जी, देहिंग पटकाई में इतना ही है। नेक्स्ट इज योर डिब्रू साइकोवा, डिब्रू साइकोवा। देखो ना, और ये सारे रिवर्स के ऊपर ही हैं। डिब्रू ट्रिब्यूटरी है, पटकाई जो है वो रेंज है, तो उसके ऊपर बने हुए हैं। डिब्रू साइकोवा ये आपका नेशनल पार्क भी है, साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व फिर भी अलग से करवाऊंगा, लेकिन साथ में नोट्स बना रहे हो तो BR करके डिनोट कर लो, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है जी, किस चीज के लिए फेमस है ये? फेरल हॉर्सेस। इंडिया में अगर कहीं पे आपको जंगली घोड़े मिलते हैं, इंडिया में कहीं पे देखें जंगली घोड़े, वो यहीं मिलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ब्रिटिशर्स क्या थे, अपने घोड़ों को अबेंडन करके छोड़ गए थे यहाँ पे। विद द टाइम वो वाइल्ड हो गए। अब यहाँ पे डिब्रू साइकोवा में आपको फेरल हॉर्सेस की स्पीसीज मिलेगी, जो इंडिया की ओनली वाइल्ड हॉर्सेस की स्पीसीज यहाँ पाई जाती है। इंडिया में कहीं पे वाइल्ड हॉर्सेस नहीं मिलते। फेरल हॉर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इज योर काजीरंगा नेशनल पार्क। दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरस यहीं मिलते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, 2/3 ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस। साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देखो ना, वो मैं करूंगा अपनी चीज। उसने डेजर्ट नेशनल पार्क में पूछ लिया था कि 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। हम हर नेशनल पार्क के डिस्ट्रिक्ट पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो गया फिर वो बस स्टेटमेंट से एलिमिनेट होके वहां पे कितना स्ट्राइक किया वही चलेगा। पता हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से पढ़ने मत बैठना कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ में केवल 2/3 ऑफ द वन हॉर्न राइनोसोरस की पॉपुलेशन वर्ल्ड की, नॉट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की पॉपुलेशन यही मिल रही है। साथ में वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बफेलो जो कि एंडेंजर्ड है, और साथ में यहां पे मिलता है
इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन आपका एंडेंजर्ड है, चाइनीज पेंगोलिन आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चाइनीज वाले सारे ही खा गए हैं इनको। वाइट बफेलो आपकी एंडेंजर्ड है। ठीक है, पढ़ने कैसे है ये, याद करने नहीं बैठना है, बस ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंखों के नीचे से प्रीलिम्स से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार गए हों, प्रीलिम्स के टाइम पे स्टेटमेंट क्लिक हो जाती है, इतना भरोसा रखो। बस उससे पहले ऐसा है कि आंखों के नीचे से 2-3 बार गया हो, गया नहीं होगा तब तो होगा ही नहीं ना, बस वो। नेक्स्ट इज मानस। मानस ट्रिब्यूटरी भी है ब्रह्मपुत्रा की। मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। साथ में फेमस है पिग्मी हॉग और बंगाल फ्लोरिकन। ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बंगाल फ्लोरिकन। ये पक्षी है बंगाल फ्लोरिकन। डांसिंग अपने मीटिंग डांस के लिए बहुत फेमस है, अगर आप इसको ग्रासलैंड में देखेंगे उछल उछल के डांस करता है। बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बहुत ही कम बचे हैं। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है दैट इज राइमोना। राइमोना नेशनल पार्क। गोल्डन लंगूर एंडेमिक है यहाँ का। PYQ आपका कि गोल्डन लंगूर कहाँ मिलता है, राइमोना नेशनल पार्क। ठीक है, क्लियर है सारे नेशनल पार्क, एक बार रीडिंग दे दो। साथ में बचा आपका औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क। वहां पे ऐसा कुछ है नहीं जो स्पीसीज हमने बाकी नेशनल पार्क में कवर ना करी हो। ठीक है, याद हो जाएंगे। बता दो फिर, वेस्ट बंगाल वाले सारे बता दो। न्योरा वैली, बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, सिंगालीला, सुंदरबंस। हो गए ना सारे। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम सारी नहीं करते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सारी है, हम इंपॉर्टेंस पे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है आपकी पाबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं मिनी काजीरंगा। इसमें भी बहुत सारे वन हॉर्न राइनोसोरस हैं। सेकंड है आपकी दीपोरविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड लास्ट इज चंद्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 याद रखनी है। अब मेरे को ये बताना, चंद्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, चंद्रशिला पीक कहां पर है? क्योंकि 2 चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर ने चंद्रशिला पीक पूछ ली। चंद्रशिला पीक है आपकी उत्तराखंड में और चंद्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर है। ठीक है जी। अब रामसार साइट्स, कितनी रामसार साइट्स हैं असम में? एनी गेस? ठीक है, पर टोटल नंबर कितने हैं? एक ही है बस, दीपोर बिल। फ्रेश वाटर लेक है दीपोर बिल। ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम, सॉरी रामसार साइट ऑफ असम। ठीक है, सिक्किम की कौन सी थी? किचडियो पार्ली।
आपकी वेस्ट बंगाल की कौन सी थी? सुंदरबन और ईस्ट कैलकाटा। तो 4 अभी तक हमारे रामसर साइड भी याद होते चले साथ में। अब मेन रिवर सिस्टम यहाँ का ब्रह्मपुत्र रिवर। कहां से ओरिजिनेट होती है? चेमायुंगडोंग ग्लेशियर तिब्बत में। ठीक है, ऑरिजिनेट पॉइंट इसका ये जो यहां पे फ्लो हो रही है, इसका नाम यहां पे क्या होता है? यांगपुल जेंगपो। ठीक है, इंडिया में एंटर करी, मान लो यहां से आपका नामचा वारबा से क्या नाम बन जाएगा इसका? सियांग। सियांग सियांग। सबसे पहले कौन मिल जाएगी इसको? फिर दिबांग। नीचे से ज्वाइन कर लेगी लोहित। दिबांग आ गई, नीचे से आ गई लोहित, यहां से आ गई दिसांग। दिसांग जहां पे मिली, यहां पे एक आइलैंड भी बनता है, रिवराइन आइलैंड है। देन जाती जाती है आपकी धनसिरी। क्या कहाँ कंफ्यूजन है पूछो? लोहित सरोवर है वो तो, रिवर थोड़ी है। तो वो लोहित सरोवर चंद्रतार को बोलते हैं ना। वो भी पद्म संभव का कुछ रिलेट करके बोलते हैं उसको। ह्यून सांग ने बोला था हाँ लोहित सरोवर उसको। ठीक है, धनसिरी। अब मेरे को ये बताओ, ये जो रिवराइन आइलैंड बनता है इसका क्या नाम है? हाँ, मजूली। ठीक है, देन इज योर ऊपर से आने वाली सुबनसिरी। सुबनसिरी 1S है। कामेंग। नेक्स्ट इज योर छोटी सी मानस। यहां से आ जाती है आपकी तीस्ता, और तीस्ता से पहले संकोश। तो मजूली आइलैंड आपका यहां बनता है दिसांग के आते ही। सबसे बड़ा वर्ल्ड का रिवराइन आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। ऐसा नहीं आइलैंड, रिवर आइलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। और इंडिया का क्या है ये पहला? इंडिया फर्स्ट, अरे नहीं, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। इंडिया की पहली आइलैंड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्लियर है। आगे का भी अगर आपने बनाना होगा ना, तो जैसे ही मान लो यहां से आपका बांग्लादेश स्टार्ट हो गया, बांग्लादेश में एंटर करते इसका नाम क्या हो गया? जमुना। यहां पे मिली गंगा, फिर क्या नाम क्या बन गया? पद्मा। देन फिर में नीचे मिल गई मेघना, तो नाम क्या हो गया? मेघना। जमुना, पद्मा, मेघना। मतलब ये आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती है एज अ नेम ऑफ मेघना। ज्यादा हो गया क्या आज? 4 बज गए, मेरे को पता नहीं चला, सॉरी। कंप्लीट हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसमें
जैसे तो कहते हैं कि राइट बैंक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद करो, मत करना, बड़ा ज़्यादा ये है पेन। ऐसे ही याद कर लेना, बस आपको ट्रिब्यूटरीज पता हो, तीस्ता, संकोच, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिसांग, लोहित, देवांग, सियांग, बस ये पता होना चाहिए। इसमें मेन चीज ओरिजिन कहां से है, चेमयुंगडोंग, चेमयुंगडोंग, ठीक है। और ये आलमजांग एज गिरती है, और बाद में जो एचएस में क्वेश्चन आ रखा है वो यहां से आ रखा है, जमुना, पद्मा और मेघना से, ठीक है जी। जैसे जैसे हम साउथ में भी जाएंगे, गोदावरी ये जो आएंगी रिवर्स को भी साथ में लेते चलेंगे। असम में कुछ और बचता नहीं, ठीक है, इतना ही है। थैंक यू फिर।